दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ब्रह्मांड का हो जाता है वो जानने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है हम ब्रह्मांड से रिलेटेड काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट और कन्फ्यूजन को जो है क्लियर करने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आई होप कि आप यदि मेहनत को समझते होंगे तो आप जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। ओके, हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारा आज का टॉपिक ब्रह्मांड है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि ब्रह्मांड देखा जाए अर्थात द यूनिवर्स, इसका जो है इंग्लिश नेम यूनिवर्स है। अब इसके बारे में जो है जाना जाए तो ब्रह्मांड का यदि डिफिनेशन की बात की जाए तो एक ही लाइन में आप बोल सकते हैं कि दिखाई पड़ने वाले एवं अदृश्य आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी कि दिखाई पड़ने वाले अदृश्य आकाशीय पिंड को जो है ब्रह्मांड कहा जाता है। अब जब ब्रह्मांड की डिफिनेशन की बात को हम समझ गए तो यहाँ पे एक बात उठती है कि आखिर ब्रह्मांड का विकास हुआ कैसे। जिस प्रकार हमारा विकास हुआ, पृथ्वी का विकास हुआ, सूर्य का विकास हुआ, उसी प्रकार फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्रह्मांड के विकास के बारे में जानेंगे कि आखिर ब्रह्मांड का विकास हुआ तो हुआ कैसे। तो दोस्तों, यदि ब्रह्मांड के विकास के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है उन सभी कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो अलग अलग विद्वान अर्थात अलग अलग वैज्ञानिकों का अपनी अंदाज में अलग अलग बात जो है रखा गया है और अलग अलग जो है स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको जो है हम एक साथ संग्रहित करके और उसका यदि निष्कर्ष निकाले तो एक ही बात जो है क्लियर होती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है आपका लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 13.7 वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में आपका एक महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग जो हुआ है और उसके पश्चात जो है अनेक आकाशीय पिंडों का जो है निर्माण हुआ है, जिसे हम ब्रह्मांड कहे। अर्थात इस प्रकार जो है आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब जब यहाँ पे आपका बिग बैंग और महाविस्फोट की बात आती है तो इसको जो है आपके जॉर्ज लेमेंटियर जो एक बेल्जियम के महान विद्वानों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने बताया था कब 1930 ईस्वी में उन्होंने बताया कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले जो है आपके अंतरिक्ष में एक महाविस्फोट हुआ होगा और उसके बाद जो है अनेक आकाशीय पिंडों का विकास हुआ होगा, जो है बनकर तैयार होंगे, यानी टूटेंगे तो अलग अलग टुकड़ों में बटेंगे। तो उन्हीं आकाशीय पिंडों को जो है हम लोग ब्रह्मांड कहे। अब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई तो अथवा जो है इसके बाद भी ब्रह्मांड के अंदर भी तो कुछ होगा ना जी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब होगी, इसके महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज लेमेंटियर ने 1930 ईस्वी में देकर इसको स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है किस प्रकार हुई। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई तो अब इसके अंदर की बात जाने तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति अब इसके अंदर जो है लगभग जो है 100 अरब आकाशीय गंगा जो है स्थित है। यानी कि एक ब्रह्मांड आप जो कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें लगभग 100 अरब आकाशीय गंगा जो है स्थित है। यानी कि यदि इसको दूसरे लैंग्वेज में आप इसको परिभाषित कीजिएगा तो आप क्या कह सकते हैं कि अपनी ब्रह्मांड का जो है विकास लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं के मिलने से हुआ है। अब यहाँ पे जब आकाश गंगा का बात आता है तो आपके दिमाग में ये बात खटक रहा होगा कि आखिर आकाश गंगा क्या होता है। तो दोस्तों, हम जो प्लेनेट पे हैं, हम पृथ्वी पे हैं और अभी जो है हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जान रहे हैं और ब्रह्मांड से धीरे धीरे हम लोग नीचे आते आते अपनी पृथ्वी की जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मांड की बात अभी चल रही है। तो ब्रह्मांड में जो है लगभग 100 अरब आकाशीय गंगा है और आकाशीय गंगा क्या होती है, वो जो है
अनेक यानी कि असंख्य तारामंडलों का समूह होता है। जो अपने जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में भी अनेक जो है तारामंडल है, और उस तारामंडलों के अलग अलग समूह को जो है हम लोग आकाशगंगा कहे। और ये अपने ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है? आपके लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका बात क्लियर हो गया कि आखिर आकाशगंगा क्या होता है। तो आकाशगंगा जो है अलग अलग तारामंडलों का अलग अलग समूह होता है। ओके, अब जब तारामंडल की बात आती है तो तारामंडल क्या होता है? तो तारामंडल तारों का समूह। इसके बाद शब्द में ही जो है डिफिनेशन छुपा हुआ है। तो यदि अपनी आकाशगंगा की बात करें तो अपनी आकाशगंगा में लगभग जो है 89 तारामंडल 89 जो है तारामंडलों की खोज हो चुकी है। अभी तक क्या जो आंकड़ा है लगभग 89 अर्थात 89 तारामंडलों का अपनी आकाशगंगा में जो है खोज हो चुका है। हम जिस पृथ्वी यानी प्लेनेट पर रहते हैं वो पृथ्वी जिस आकाशीय गंगा में है वो अपनी आकाशगंगा अलग है। क्योंकि जो आप जानते हैं अभी हमने बताया कि लगभग 100 अरब आकाशगंगा के मिलने से ब्रह्मांड का विकास हुआ है। तो जब 100 अरब आकाशगंगा के मिलने से ब्रह्मांड का विकास है तो हम जहाँ हैं हम किस आकाशगंगा में हैं ये तो आपको दिमाग में आना चाहिए ना जी। तो हम जो जहाँ स्थित है वो हम पृथ्वी पर स्थित है, और पृथ्वी जिस आकाशगंगा में आती है उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी या मिल्की वे या फिर गैलेक्सी नाम रखा गया। अर्थात अपने भारत में इस अपने आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, और ग्रीक में गैलेक्सी कहा जाता है, और मिल्की वे जो है आपके यूनान में कहे जाते हैं। तो इसको जो है 3 नामों से जाना जाता है, और इसको आपको याद रखना है कि मिल्की वे कहाँ, आपके मिल्की वे यूनान में, और ग्रीक में गैलेक्सी, और अपने भारत में मंदाकिनी के नाम से अपनी आकाशगंगा को जाना जाता है। अब जो है अपनी आकाशगंगा जो है इसमें जो है अनेक तारामंडल है। तो अनेक तारामंडल में भी जो है हमारी जो तारामंडल है उसमें हमारा सूर्य जो है ये भी एक तारा है, और ये जो है अपना तारामंडल का चक्कर लगभग 25 करोड़, कितने 25 करोड़ वर्ष में आप एक चक्कर लगाता है। तो हमारा सूर्य जो है सूर्य भी एक तारामंडल का चक्कर लगाता है। यहाँ पे आपको बात क्लियर हो जाना चाहिए कि सूर्य भी जो है किसी का ना किसी का जो है चक्कर लगाता है, जिस प्रकार पृथ्वी हमारा जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो है ब्रह्मांड हमने क्या समझा कि सूर्य जो है एक तारा है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी समझ सकते हैं कि आप समझते हैं कि सूर्य भी जो है एक ग्रह है। तो ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, तारा के श्रेणी में आता है। और इस सूर्य को जो है अनेक ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड जैसे जो है आकाशीय पिंड है वो अपने इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो आई होप कि जब हम पृथ्वी तक आए तो आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। एक बार संक्षिप्त रूप में हम लोग जाने तो कैसे जान सकते हैं कि जो है ब्रह्मांड का विकास महाविस्फोट के कारण हुआ है। और इस महाविस्फोट का सिद्धांत जो है बेल्जियम के नागरिक जो है विद्वान जो है कौन थे, जॉर्ज लेमेंटियर 1930 में ये बिग बैंग की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि एक महाविस्फोट हुआ होगा, उसमें जो है आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। तो अंत के बाद जो है ब्रह्मांड किससे मिला, वो आकाशीय गंगाओं के मिलने से बना। अब आकाशीय गंगा किससे बनी, तो आकाशीय गंगा तारामंडलों के समूह को आकाशीय गंगा कहे, और उसके बाद तारामंडल किसे कहे, तारामंडल तारों के समूह को तारामंडल कहे। और हम जिस आकाशीय गंगा में स्थित है उस आकाशीय गंगा का मंदाकिनी नाम है, और इस मंदाकिनी में सूर्य एक तारा है, वो जो है इसका चक्कर लगाता है लगभग 25 करोड़ वर्ष में। आई होप कि आपको याद होना चाहिए कि 25 करोड़ वर्ष, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम के से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 25 करोड़ वर्ष में हमारा सूर्य तक चक्कर लगाता है, और इस सूर्य को जो है पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण जो है क्षुद्र ग्रह जो है जो भी है चंद्रमा, ये सारे चक्कर लगाते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ तक की बातों को समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड अन्य विद्वानों अलग अलग प्रकार से किस प्रकार अपने स्टेटमेंट्स को रखे और किस प्रकार अपनी बातों को रखे, उसको हम जो है अब विस्तार से जानने वाले हैं। बोर्ड पर जो है हम कुछ बातों को लिखे हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आई होप आप इसको सही से और विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि ब्रह्मांड जो है इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार उत्पत्ति हुई, वो हमने आपको शॉर्ट वे में बता दिया। अब थोड़ा सा विस्तार में इसको जान लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के व्यू से, उसको हम लोग जानने का यहाँ पे प्रयास
डिस्कस करेंगे। उसके बाद तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है दिखाई पड़ने वाले एवं अदृश्य आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट को देखें तो आपका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम टॉलमी नामक विद्वान ने जानकारी दिया कि पृथ्वी जो है आपका, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है एवं सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंड पृथ्वी का परिक्रमा अर्थात चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, इन्होंने तो गलत बोल दिया, क्योंकि आगे चलकर जो भी कंडीशन है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो है आपके टॉलमी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी का चक्कर जो है अन्य ग्रह, सूर्य ग्रह, उपग्रह जो भी है, क्षुद्र ग्रह, वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अब आगे के स्टेटमेंट को देखेंगे तो आगे इसको खारिज कर दिया गया है, और वो भी किस वैज्ञानिक द्वारा, कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक द्वारा जो है इसको खारिज कर दिया गया है। कब खारिज किया गया है? आपका 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने आपका क्या बताया कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से कोपरनिकस ने टॉलमी की बातों को काट दिया, अर्थात जो है इसकी बातों को गलत साबित कर दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है, इन्होंने भी जो बातें रखी वो भी विस्तारपूर्वक सही से नहीं रखी है, क्योंकि ब्रह्मांड में तो अभी अत्यधिक प्रकार के जो है चीज़ें हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में सिर्फ सूर्य नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य नहीं है। यहाँ पे ये भी गलत ही बात बोली गई है इनके द्वारा भी, क्योंकि ब्रह्मांड हमने जो निष्कर्ष निकाल कर आपको बताया उसमें क्या बताया कि ब्रह्मांड जो है अनंत जो है, असंख्य जो है, जिसको हम 100 अरब भी बोल सकते हैं, 100 अरब आकाशीय गंगाओं का समूह होता है। अब आकाशीय गंगा में भी जो है अनेक तारामंडलों के मिलने से आकाशीय गंगा का निर्माण हुआ, और अब 100 अरब में जो हमारी आकाश गंगा है उसे मंदाकिनी का है, और उस आकाश गंगा के केंद्र में या फिर उस आकाश गंगा के तारामंडलों के समूह में जो है एक सूर्य तारा है, और उस सूर्य का चक्कर जो है हमारी पृथ्वी जो है ग्रह वगैरह सभी ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनका भी बात यदि बोला जाए तो एक तरह से गलत है, लेकिन ये तो साफ कर दिए कि जो है सूर्य पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ये इनका स्टेटमेंट सही रहा। और उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि सूर्य जो है केंद्र में स्थित है, तो एक तरह से आप सही भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई सूर्य जो है केंद्र में ही उपस्थित होगा। और उस समय जो है 1543 में इतना ही जो है खोज करना काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय तो और भी कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो इतना भी जो है इनके द्वारा बताया गया तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है इनके द्वारा बताया गया भी कथन। ओके, तब देखिए अब 1805 ईस्वी में जो है ब्रिटेन के वैज्ञानिक विलियम हर्शेल इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने अपना टेलीस्कोप में अर्थात दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि हमारा ब्रह्मांड जो है केवल सौर मंडल तक सीमित नहीं है। हमने पहले ही बताया कि अनेक विद्वानों का जो है स्टेटमेंट अलग अलग है, यदि उसको संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो किस प्रकार देखा गया है उसको हमने पहले ही बता दिया है। तो आप यहाँ पे यदि देखिएगा तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड केवल सौर मंडल तक सीमित नहीं है बल्कि सौर मंडल ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है। इन्होंने सही ही बताया और 1805 ईस्वी में इन्होंने ये बात बताई। तो जिस प्रकार जो है समय जो है बढ़ता गया उस प्रकार जो है अलग अलग विद्वान अत्यधिक खोज प्रतिशोध करके अपना जो है एडवाइस रखते गए, और जो है हम लोग जो है निष्कर्ष जो है सही निष्कर्ष क्या है उस निष्कर्ष के निकट पहुँचे इन्हीं लोग के बदौलत। क्योंकि जब तक ये टॉलमी जी नहीं बताते कि पृथ्वी के ब्रह्मांड केंद्र में है, उसके आगे जो है कोपरनिकस जो है खोज नहीं करता। जब ये कोपरनिकस खोज करता होगा तो इसके माइंड में तो ये भी चल रहा होगा ना कि टॉलमी जी पहले ही जो है बता रखे हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है पृथ्वी स्थित है। तो इस प्रकार जो है कोपरनिकस जो है इन्हीं को बातों को लेकर चला होगा, तभी ना आगे बढ़ा और इसने जो है सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में साबित कर दिया। अब इसके बाद इसके भी बात को खारिज कर दिया गया, और यहाँ पे विलियम हर्शेल जो आपके ब्रिटेन के विद्वान थे उन्होंने 1805 ईस्वी में बताया कि हमारा ब्रह्मांड केवल सौर मंडल तक सीमित नहीं है,
क्या है, हमारा ब्रह्मांड जो है हमारा सौरमंडल जो है ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है। और सौरमंडल की बात जब आ रही है तो सौरमंडल हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त रूप से सौरमंडल की बात किया जाए तो सौरमंडल में जो है अनेक पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति जो भी हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उस पूरे जो है वातावरण को, उस पूरे जो है आकृति को, उस पूरे जो है कंडीशन को है सौरमंडल कहा जाता है। तो यहाँ पे आगे की यदि स्टेटमेंट को पढ़े तो इस प्रकार यहाँ पे निष्कर्ष निकल गया कि ब्रह्मांड जो है जिस प्रकार हम लोग समझ रहे थे कि छोटा ब्रह्मांड है, उतना छोटा नहीं है। यानी कि हमारा सौरमंडल एक ब्रह्मांड का काफ़ी तुच्छ है, क्षणिक भर जो होता है ना, तुच्छ वही है। तो आई होप आप यहाँ पे बातों को समझ गए होंगे। टॉलमी और कोपर्निकस और विलियम हर्शल द्वारा बताया गया जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। ओके, इन सभी के स्टेटमेंट्स को एक साथ निष्कर्ष जो है रख कर निष्कर्ष निकाला गया जो हम पहले ही आपको बता रखे हैं। ओके, अब देखिए ब्रह्मांड का व्यास जो है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यहाँ पे ये बात जो है आपका एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लाना अति आवश्यक समझे। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड का टोटल व्यास जो है, ब्रह्मांड क्या है, इस एक गोलीय ना है, गोले पर क्या करती बनाना होगा। तो ब्रह्मांड का टोटल जो व्यास होता है वो आपका 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। अब जब यहाँ पे आपका प्रकाश वर्ष की बात आ रही है तो यदि प्रकाश वर्ष की बात किया जाए तो प्रकाश वर्ष को यदि डिफाइंड किया जाए, इसकी परिभाषा बताया जाए तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश यानी कि लाइट द्वारा जो भी तय की गई दूरी है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को जो है हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आई होप आप इसकी डिफिनेशन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे व्यास इसका 250 करोड़ प्रकाश वर्ष बताया गया। अब यदि इसकी बात करें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष अर्थात एक वर्ष में कितना जो है प्रकाश दूरी को कैलकुलेट करता है, दूरी चलता है, तो वो बताया जाए आपको। तो वो क्या होता है 9×45 × 46 × 10⁻15 मीटर। इसको याद करने का ये एक आसान ट्रिक है कि 9×45 × 46 × 10⁻15 मीटर कहिए या फिर 10⁻12 किलोमीटर कहिए। यदि किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 3 जीरो जो है माइनस हो जाएगा, तो 3 जीरो माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे पावर में 3 माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा आपका 9×45 × 46 × 10⁻15 मीटर। इस प्रकार आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो 9×45 कहिए और 46 × 10⁻15 मीटर। ओके, अब देखिए आगे बात आती है कि पार्सेक। तो पार्सेक जो है तारों के बीच की जो दूरी होती है, अर्थात इसको शॉर्ट वे में ये भी बोला जा सकता है कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो है पार्सेक का यूज होता है। पार्सेक को हम लोग इस्तेमाल के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे एक पार्सेक बराबर 3 दूना 6। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, 3 दूना 6 यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। या फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3.08 × 10⁻6 मीटर होता है। तो या आप एक पार्सेक बराबर क्या बोल सकते हैं कि 3 दूना 6 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 × 10⁻6 मीटर कहिए, या फिर यदि किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो ये 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3.08 × 10⁻3 किलोमीटर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। तो आगे की जो चले तो आगे जो है यहाँ पे अगला पॉइंट जो आता है आपका बिग बैंग थ्योरी। अब यहाँ पे जब बिग बैंग थ्योरी की बात आती है तो हमने पहले ही जो है निष्कर्ष जब बताया था, इसका संक्षिप्त रूप में जो है कंडीशन बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें ही आपको बता दिए थे कि बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोट, और इसको किन्होंने लाया था? आपके जॉर्ज लेमेंटियर नामक महान विद्वान जो बेल्जियम के थे, उन्होंने लाया था। और कब लाया था? 1930 ईस्वी में। इनका कहना क्या था? इनका कहना यह था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है वो महाविस्फोट के पश्चात हुई है, यानी कि पहले जो है अंतरिक्ष में एक बड़ा सा महाविस्फोट हुआ होगा, उसके बाद जो है अनेक आकाशीय पिंड जो है उभर कर निकले होंगे और उन्हीं आकाशीय पिंडों को जो है हम लोग ब्रह्मांड कहे। तो यहाँ पे ये थ्योरी जो है जॉर्ज लेमेंटियर ने दी थी 1930 ईस्वी में, और ये कहाँ के नागरिक थे? आपके बेल्जियम के नागरिक थे। यहाँ पे हम लिख देंगे जो है ये आपके बेल्जियम के नागरिक थे। ओके, तो अब अगले पर जो है टॉपिक की अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमारा प्रकाश
हमारा ब्रह्मांड जो है, हमारा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशीय गंगा है, जिसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने आपको बता रखा था पहले ही कि हमारे ब्रह्मांड का जो विकास है उसमें 100 अरब आकाशीय गंगाओं के मिलने से हुआ है, यानी कि 100 अरब आकाशीय गंगा मिलकर जो है हमारी ब्रह्मांड को, यानी कि एक ब्रह्मांड का निर्माण किए हैं। तो यहाँ पे आप ये तो बात समझ गए होंगे। उसके बाद जो है जिसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है, अर्थात 100 अरब आकाशीय गंगा जब मिली है तो ब्रह्मांड बना है, और इस 100 अरब आकाशीय गंगा के मिलने से जब ब्रह्मांड बन रहा है तो ब्रह्मांड का जो केंद्रीय भाग होता है, अर्थात 100 अरब आकाशीय गंगाओं का जो है एक केंद्रीय भाग है, जो आकाश गंगा जो है ये भी तो एक केंद्र को मानकर चक्कर लगाती होगी ना, तो उस आकाशीय गंगा के केंद्र को जो है हम लोग बल्ज कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको बात याद रखना है कि बल्ज किसे कहते हैं, तो 100 अरब आकाश गंगाओं के केंद्र को जो है हम लोग बल्ज कहते हैं। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट बोल रहा है कि 100 अरब आकाश गंगा में हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। हमने पहले ही बता रखा है आपको कि जो है 100 अरब आकाश गंगाओं में हमारी एक आकाश गंगा जो है, उस आकाश गंगा जिस पे हम स्थित है, अर्थात पृथ्वी उसमें जो स्थित है, उस आकाश गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। और यदि आगे बढ़े तो इसे यूरोप में जो है मिल्की वे यानी कि दूध मेखला के नाम से जाना जाता है, और यूनान में बात करें तो यूनान में गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, जो कि हमने पहले ही आपको बता रखा है। अब यदि टॉपिक अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट बोल रहा है क्या कि हमारी आकाश गंगा सर्पिलाकार जो है, सर्पिलाकार है, यानी कि हमारी आकाश गंगा है जो मंदाकिनी, हमारी मंदाकिनी का जो आकार है वो सर्पिला स्पाइरल के आकार की है, यानी कि इस प्रकार जो है ऐसी होगी। ओके, जिस प्रकार सौर मंडल हमारा है उसी प्रकार, जब सौर मंडल की चर्चा करेंगे उसमें जो है काफ़ी विस्तार से हम लोग उसमें भी जानने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो हम लोग जो है जीरो लेवल से, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं, तो शुरू से अंत तक ज्योग्राफी के टॉपिक को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें जो है आपको ये जज करना है कि हम जो भी बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है या नहीं। आप अनुमान लगा सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट और हमारे बताए गए तरीकों से। ओके, चलिए अब अगली पॉइंट की बात करें तो हमने क्या देखा कि हमारी आकाश गंगा सर्पिलाकार है, ये हम लोग जान गए। अब जो है अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट बोल रहा है क्या कि हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला और ठंडा तारा का समूह जो है ओरियल यानी कि नेबुला कहलाता है। यानी कि हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें सबसे चमकीला और सबसे ठंडा जो है, सबसे ठंडा तारों का समूह अर्थात तारामंडल जो है, हमने क्या बताया कि आकाश गंगा भी जो है वो तारामंडलों के मिलने से बनी है। तो उसमें उन सभी तारामंडल में से जो सबसे ठंडा और सबसे चमकीला है उसे हम लोगों ने क्या कहा, नेबुला कहा, ओरियल कहा। ओके, तो इसको भी आपको याद रखना है कि हमारी आकाश गंगा में सबसे चमकीला और सबसे ठंडा जो है तारों का समूह अर्थात तारामंडल कौन सा है, तो वो आपका नेबुला अर्थात ओरियल है। ओके, अब यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट बोल रहा है क्या कि हमारी आकाश गंगा का सबसे निकटवर्ती आकाश गंगा देवयानी या फिर एंड्रोमेडा है। यानी कि हमारी जो आकाश गंगा मंदाकिनी है, जिसे मिल्की वे भी या फिर गैलेक्सी भी कहा जाता है, वो जिस आकाश गंगा के सबसे नज़दीक है, जिस प्रकार हमारा पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक है, सूर्य के नज़दीक है ना, जिस प्रकार सूर्य के नज़दीक है और चंद्रमा के नज़दीक है, उसी प्रकार जो है आकाश गंगा हमारी मंदाकिनी जो है किसके नज़दीक है, वो उसका नाम जो है देवयानी अर्थात इंग्लिश में बोले तो एंड्रोमेडा है। तो ये भी आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। यानी कि हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा किसके नज़दीक है, किस आकाशगंगा के नज़दीक है, तो वो है देवयानी आकाशगंगा के नज़दीक अर्थात एंड्रोमेडा आकाशगंगा के नज़दीक है। ओके, अब अगले पॉइंट की बात करें तो इसको आप याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। अगले पॉइंट में बोल रहा है क्या कि सूर्य पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग 25 करोड़ अर्थात 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको पहले हम बता दिए थे कि हमारा सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड का जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है अपनी आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा का जो चक्कर लगाता है वो 25 करोड़ वर्ष में अर्थात 250 मिलियन वर्ष में जो है पूरा करता है। और इस चक्कर लगाने की प्रक्रिया, एक जब चक्कर लगा लेता है तो उस
चक्कर लगाने में जो भी समय लगता है उसे हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। अब अगली पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट बोल रहा है क्या कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस है। अब देखिए, अब हमने क्या बोला कि सब हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारों का समूह अर्थात तारा मंडल, तो वो आपका क्या हो गया था, यहाँ पे ओरियल नेबुला हो गया था। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जाए कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला सिर्फ तारा, जिस प्रकार हमारा सूर्य है उस प्रकार सिर्फ तारा की बात किया जाए तो वो आपका साइरस है, जिसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में अर्थात अन्य एग्जाम में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा तो साइरस हो गया, जिसे हम लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो डॉग स्टार क्या है, हमारी आकाशगंगा का सबसे एक चमकीला तारा है। ओके, अब अगली बात, अगली पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट जो है पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा जो है सूर्य है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब आकाशगंगा की बात हो गई तो हम पृथ्वी पर आते हैं, तो पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा जो है सूर्य है। अब जब सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य है तो पृथ्वी जो है क्या करेगी, सूर्य का ही चक्कर लगाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जो है सूर्य की ओर आकर्षित करेगा, तो जो भी नज़दीक होगा उसी की ओर आकर्षित होगी ना, तो इसीलिए जो है हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे जो है अगली पॉइंट को बात करें तो यहाँ पे नहीं, उसी में देखा जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पे पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती तारा आपका सूर्य हो गया। और ये कितना किलोमीटर दूर है, तो आपका 1498 - 2 अर्थात 96 करोड़ किलोमीटर। अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, 14.96। इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि 1498 - 2 अर्थात 14.96 करोड़ किलोमीटर। ओके, या फिर आप इसको शॉर्ट वे में ये भी बोल सकते हैं कि कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि 15 जो है करोड़ किलोमीटर जो है दूर है पृथ्वी हमारे सूर्य से। पृथ्वी सूर्य से कितना दूर है, तो 1498 - 2 कहिए या फिर 15 करोड़ किलोमीटर कहिए, बात एक ही हुआ। ओके, तो चलिए अब अगली पॉइंट की बात किया जाए। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो आगे क्या बोल रहा है कि दूसरा निकटवर्ती तारा जो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे निकट तारा आपका सूर्य हो गया, और उसके बाद जो है दूसरा निकटवर्ती तारा जो है आपके पृथ्वी, इस प्लेनेट के नज़दीक दूसरा जो तारा है वो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया। आई होप कि आपको सभी बातें क्लियर हो रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे। ओके, जो सूर्य 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सूर्य से जो है 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य से कितना दूरी पर स्थित है, तो वो आपका 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ओके, अब अगली पॉइंट की बात किया जाए तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमारी आकाशगंगा जो में अब तक 89 तारामंडल का जो है खोज हो चुका है। हमने पहले ही आपको बता रखा है कि हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी में जो है कितना तारामंडल का खोज हो चुका है, आपका 89 तारामंडलों का खोज हो चुका है अभी तक, प्रेजेंट टाइम तक। ओके, जिसमें जा चुका है, जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल जो है आपका सेंटारस है, जिसमें हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम क्या है, आपका सेंटारस है, तथा छोटा क्रक्स ऑस्ट्रेलिस है। क्रक्स ऑस्ट्रेलिस है, इसको भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा जो है आपका सेंटारस और सबसे छोटा जो है आपका क्रक्स ऑस्ट्रेलिस है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अपनी आकाशगंगा में सबसे छोटा आपका क्रक्स ऑस्ट्रेलिस और सबसे बड़ा सेंटारस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसी को हम यहाँ पे लेकर आए हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी तो हम बता रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छा लग रहा होगा, आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अगले पॉइंट की बात किया जाए तो अगला पॉइंट में बोला है कि सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियोलिस है। सबसे बड़ा तारा जो है आपका यहाँ पे, अब तारा सिर्फ तारा पूरे ब्रह्मांड अर्थात पूरे आकाशीय गंगा को मिलाकर यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा तारा जो निकल कर आता है वो आपका अल्फा ओरियोलिस है, जबकि सबसे छोटा तारा जो है आपका न्यूट्रॉन है। क्या है? सबसे छोटा तारा आपका न्यूट्रॉन है। और अपनी आकाशगंगा की बात किया जाए तो अपनी आकाशगंगा में सबसे बड़ा जो तारा है वो आपका, हमने क्या बताया कि सबसे बड़ा सेंटारस और क्रक्स ऑस्ट्रेलिस सबसे छोटा है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में यदि बात किया जाए तो सबसे बड़ा तारा आपका अल्फा ओरियोलिस, जबकि सबसे छोटा आपका न्यूट्रॉन है। तो आई होप कि आपको ये भी फैक्ट जो है समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों ये जो है ब्रह्मांड के बारे में एक पूर्ण रूप से जो है बताई गई जानकारी है, जो हम इसको आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किए। तो आई होप कि आप हमारे इस प्रयास को सफल बनाइएगा, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि इस सारे आंकड़े को जो है अलग अलग बुक में जो है से लाना पड़ा है। चूँकि आप यदि देखिएगा तो आप बुक को देखिएगा तो जो है एक ही बुक में जो है सभी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी रहती है। तो इस पूरे फैक्ट को और इसका कंक्लूजन क्या है उसको हम अलग अलग बुक से इकट्ठा करके तब आपको यहाँ पे बताए हैं। तो आई होप आप हमारी इस मेहनत को सफल बनाइएगा, क्योंकि जो है वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आई होप आप हमारी इस मेहनत को सफल बनाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और अगला वीडियो में जो है हम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो आपका तारा जो है तारा चैप्टर उसको अगले वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जो है यहाँ तक जो है ब्रह्मांड के बारे में तो जान गए कि ब्रह्मांड होता क्या है, इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है, कहाँ से क्या आया, उस सबको हम लोग जान गए। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट जो है अलग अलग बुक से हम यहाँ पे लाए हैं। यदि आप इसको पूर्ण रूप से कंसंट्रेट होकर देखे होंगे तो आई होप कि आप फील किए होंगे कि जो है ये एक ही बुक में नहीं दिया हो रहता है। ओके, तो आई होप आप जो है अपने नोटबुक में भी इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके एग्जाम के विषय, क्योंकि जो है काफ़ी सरल और जो है सुचारू लैंग्वेज में यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, तारा मंडल रहेगा, तारा रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग सौर मंडल में प्रवेश करेंगे, यानी कि जो है हम ज्योग्राफी का सेशन जो स्टार्ट किए हैं ये 0 से हाई लेवल, यानी कि जो भी फैक्ट है ज्योग्राफी में ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट किए हैं। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी जब द एंड हो जाएगा इसका, तब उसके बाद हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे और उसका जो है टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे सेशन। ओके, तो आई होप आप इसको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो में तारामंडल को लेकर आएंगे। ओके, तो तारामंडल के लिए वेट कीजिए, कल जो है हम तारामंडल के बारे में आपको पूर्ण रूप में जानकारी देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे ही रहिए। कोरोना की इस महामारी में घर पे ही पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए धन्यवाद।